बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अभी प्लास्टिक सर्जरी जो कि इम्पोर्टेंट है, जनरल जो सर्जरी है ना उसका एक टॉपिक है। इसकी काफ़ी रिक्वेस्ट थी और इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है, इसके अंदर से लाजमी क्वेश्चन आता है। ठीक है, दो ही चीज़ें उसके गिर्द कहानी घूमनी है, एक है ग्राफ्ट, एक है फ्लैप। अगर इस दोनों में फ़र्क पता चल गया तो मतलब कहानी सारी मुक गई है। ये क्लासिफिकेशन है, ये इसकी जो है ना फ्लैप की क्लासिफिकेशन है, ये इसकी ग्राफ्ट की क्लासिफिकेशन है। बस इसी की गिद्द कहानी घूमनी है, हमारा चैप्टर इंशाल्लाह एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ सबसे पहले तो प्लास्टिक सर्जरी जो है ना ये आर्ट ऑफ मॉडलिंग एक किस्म का है, ग्रीक वर्ड है। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली क्या कहते हैं, रीशेप करती हैं स्किन को। मोस्टली जो है ना वो ये जो एक्ट्रेस थे ना, इन्होंने ये इसको ज़्यादा अडॉप्ट किया और उसके बाद ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है ना फैल गई। अच्छा, और अमूमन आपने देखा होगा एक्सीडेंटल केसेस के अंदर अगर बहुत ज़्यादा जो है ना वो कोई चीज़ छिल गई है तो उसके बाद फिर हमें या ग्राफ्ट लगाना पड़ता है या फ्लैप लगाना पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं ग्राफ्ट की। ग्राफ्ट जो है ना वो हम क्या करते हैं, बॉडी के एक साइड से जो है ना रिमूव करते हैं। ठीक है, सपोज़ करें यहाँ से मैंने इसको एक पीस मैंने बॉडी का या स्किन का ये रिमूव किया। ठीक है, और इसको किसी यहाँ पे अगर सपोज़ करें मेरे खुदा ना खासा ज़ख़म है, इसको उठा के मैं शिफ्ट कर दूँगा इसके ऊपर। लेकिन ये पार्ट जो है ना मैंने सिर्फ उतना उठाना है जितनी मुझे ज़रूरत है, और बाद में ये वाला पार्ट खुद हील भी हो। ये ना हो कि यहाँ से हम उठा के यहाँ लगा दें, ये वाला फिर गड़ा बन जाए, ये भी नहीं करना। ठीक है, तो ग्राफ्ट में हम क्या करते हैं, बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह उठाते हैं, लेकिन इसके अंदर हमने क्या करना है, जिस एरिया पे लगाना है ना ये वाला एरिया, इसकी वेस्कुलर सप्लाई अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ की हमने वेस्कुलर सप्लाई नहीं लेनी डोनर की, रिसिपिएंट की वेस्कुलर सप्लाई हेल्दी होनी चाहिए, वहाँ पे वेस्कुलर बेड हेल्दी हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब ग्राफ्ट के अंदर आप जब वो चीज़ उखाड़ते हैं तो वहाँ से ब्लड सप्लाई नहीं लेते, सिर्फ इससे ऊपर वाला जो है ना सुपरफिशियल एरिया वो हम लेते हैं। लेकिन फ्लैप के अंदर क्या करते हैं, उसकी अलॉन्ग विद ऊपरी पोर्शन स्किन वाला और साथ में आप उसकी ब्लड जो है ना सप्लाई वो भी आप इसके अंदर जो है ना वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब इसी की बुनियाद के ऊपर फिर हमारे पास अकॉर्डिंग टू ओरिजिन जो है ना हमने कहाँ कहाँ से ग्राफ्ट उठाया। एक हमारे पास होता है ऑटोग्राफ्ट, एक होता है एलोग्राफ, जीनोग्राफ और आइसोग्राफ। ठीक है, ये चार ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एग्जामिनर पूछते होते हैं। ऑटोग्राफ में क्या होता है, अपनी ही बॉडी के एक हिस्से से उठा के अपनी ही बॉडी के दूसरे हिस्से पे लगाना, इसको हम कहते हैं ऑटोग्राफ। ठीक है, ऑटो मतलब रक्षा से याद कर लो, ऑटो रक्षा तो ना एक रक्षा जो है ना वहाँ से एक सीट से उठ के दूसरी सीट पे बैठ जाना, इसको ऑटो कहते हैं। ठीक है, तो यहीं से याद कर लो। एलोग्राफ क्या है कि सेम स्पीशीज़ में, मतलब मैं जो है ना वो किसी और जो है ना वो अपने कज़न का जो है ना वो उसको डोनेट कर दूं या उससे मैं ले लूं, तो इसको हम कहते हैं कि स्पीशीज़ सेम है। ठीक है, होमोसेपियंस जो है ना वो आपस में जो है ना वो एक दूसरे को दे रहे हैं, हस्बैंड वाइफ को दे रहा है, ठीक है, माँ बेटे को दे रही है, तो इस तरह एलोग्राफ होता है। जीनोग्राफ्ट क्या है, ये होता है कि कोई डिफरेंट स्पीशीज़ से, सपोज करें जानवर किसी से, हमने सुना होगा मछली की खाल से आई थिंक कोई ग्राफ्ट वगैरह भी लेते हैं आज तक। ठीक है, तो वो हम आते हैं, इसको क्या कहते हैं कि यहाँ पे स्पीशीज़ जो है ना वो डिफरेंट हो जाती है, इंसान के अलावा जो है ना किसी और स्पीशीज़ से हमने इसको लेना है। जबकि जो आइसोग्राफ्ट है इसके अंदर क्या होता है कि अगर उसका कोई, ये मतलब ऑटो ही की एक तरह की मिलती है, आइसो में क्या होगा कि उसका ट्वीन जो है ना उससे हमने लेने हैं। सपोज़ करें कि एक ट्वीन बहन भाई पैदा हुए ना, एक भाई को जो है ना वो चोट लगी तो उसी ट्वीन बहन ने अगर दिया तो उसे हम कहेंगे आइसोग्राफ्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना वो चार कैटेगरी है, इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, अब इसके अंदर वो कह रहा है हमारे पास फिर जो है ना वो स्किन ग्राफ्ट की सबसे पहले बात करती हैं। देखो ग्राफ्ट मैंने तो स्किन की एग्जांपल दी है, इसके अलावा हमारे पास होते हैं कंपोसाइट ग्राफ्ट, नर्व का ग्राफ्ट भी होता है, टेंडन, ये जो आपको ये टेंडन नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे होता है पामेरस लॉन्गस, अगर एनाटमी आपको आती है। ठीक है, तो उसका भी एक ग्राफ्ट होता है, तो टेंडन ग्राफ्ट, नर्व ग्राफ्ट, कंपोसाइट ग्राफ्ट, फिर स्किन ग्राफ्ट। स्किन के अंदर भी दो टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास होता है स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट और एक हमारे पास होती है फुल थिकनेस जो है ना स्किन ग्राफ्ट हो गया। ठीक है, तो स्प्लिट थिकनेस हो गया और फुल थिकनेस हमारे पास ग्राफ्ट दो तरह के आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो स्किन ग्राफ्ट है ना इसकी अब दो टाइप्स हैं, तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ। अगर ये किसी को ये समझ आ गई तो फिर इसका मतलब है हमारा काम मुकम्मल हो गया। ठीक है, तो जो हमारे पास होती है जी स्किन ग्राफ्ट, इसके अंदर हमारे पास एक होती है जी स्प्लिट थिकनेस। ठीक है, एक मतलब हमने स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट होती है, और एक हमारे पास होती है जी फुल थिकनेस
हमारे पास फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट, ये स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट था और हमारे पास फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट होती हैं। ये दो टाइप्स होती हैं। यहाँ पे देखो, ये उसने एक डायग्राम दिखाई हुई है। एपिडर्मस है, एपिडर्मस के नीचे हमारे पास क्या होती है, देखो ना, स्किन की ऊपर होती है एपिडर्मस, उसकी 5 लेयर, स्ट्रेटम, बेज़ेल, स्पाइनोजम, ग्रेनुलोजम, ल्यूसिडम और कार्नियम। 5 लेयर एपिडर्मस की उठा लें और उसके नीचे जो डर्मस है उसका हमने आधा पोर्शन अगर उठाएं, डर्मस को काट दें, तो इसके अंदर स्प्लिट थिकनेस। अगर हम पूरा डर्मस और इसके नीचे जितना भी फैटी टिश्यू है हाइपोडर्मस वाला, वो भी एरिया भी उठा लें, तो इसे हम कहेंगे फिर फुल थिकनेस। ठीक है, तो फुल थिकनेस अगर लेनी है तो नीचे से आपने काटनी है, जिसके अंदर हाइपोडर्मस और सारे हेयर वाले और सीबेशियस ग्लैंड भी आ जाएं। स्प्लिट में क्या करना है, आपने डर्मस का ऊपर वाला जो है ना, एपिडर्मस तो दोनों में आ गई, डर्मस के ऊपर हमने कटाई करनी है। अगर डर्मस आपने ऊपर ऊपर से काटी है तो स्प्लिट थिकनेस है। अगर डर्मस पूरी काट के नीचे हाइपोडर्मस तक आप ले गए हैं तो इसका मतलब है कि ये आपने फुल थिकनेस काट ली। समझ आ गई? होपफुली मैं अपनी बात समझा पाया हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि स्प्लिट थिकनेस में हमने क्या किया, हमने एक तो स्किन की पूरी एपिडर्मस उठा ली। ठीक है, इसके अंदर एक तो आपने पूरी एपिडर्मस उठा ली, इसके साथ आपने नीचे जो है ना डर्मस, ये है एपिडर्मस, ये हमारे पास है डर्मस, डर्मस का हाफ पोर्शन उठाया है आपने। ठीक है, हाफ ऑफ दी डर्मस जो है ना वो उठा ली है, तो इसे हम कहेंगे स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट। फुल थिकनेस में क्या होता है, इसके अंदर आपने होल ऑफ दी डर्मस, ऊपर वाला एपिडर्मस, होल ऑफ दी एपिडर्मस और होल ऑफ दी डर्मस। ठीक है, तो डर्मस भी आपने पूरी की पूरी आपने उठा लेनी है, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास है जी फुल थिकनेस। ये भी पूरी उठा ली और इसको भी काटने की बजाय यहाँ से हमने छुरी फेरनी है और यहाँ से हमने उठा लेनी है। ठीक है, साथ में इसके जो है ना वो सबकुटेनियस टिश्यूज़ भी आ जाएंगे। ठीक है, और बाकी इसके अंदर फैट वगैरह वो भी इंक्लूडेड हो जाया करता है। ईजी हो गया। तो हमने मतलब तीनों लेयर, इन सिंपल वर्ड, अगर हमने तीनों लेयर एपिडर्मस, डर्मस और हाइपोडर्मस, ये तीनों लेयर उठा ली तो इसका मतलब ये है। ठीक है, अब स्प्लिट थिकनेस को काटने के लिए हमारे पास क्या है, कोई छुरी से काटना नहीं, हमारे पास एक होता है हैंड नाइफ होता है। ठीक है, हैंड नाइफ, जिसे उसने इसके नाम दिया हुआ है हम्बीज़ नाइफ, HUMBYS। ठीक है, हम्बीज़ नाइफ जो है ना, इसको हम कहते हैं, इस नाइफ के ज़रिए जो है ना वो आप क्रच करके काटते हैं, जिससे आपको जो है ना स्प्लिट हो जाती है डर्मस इसमें। ठीक है, तो थिकनेस कितनी होती है, 0.25 mm जो है ना, यस mm। ठीक है, 0.25 mm तक जो है ना वो बिल्कुल बारीक सी, यूँ कहने के पेज से भी बिल्कुल बारीक। ठीक है, वो आपने काट लेनी है। फिर साइड कौन कौन सी जगह है जहाँ से आप स्प्लिट के लिए जो है ना वो आप इजीली काट सकते हो। तो मेरी जान जगह में हमारे पास जो है ना एंटीरियर पोर्शन ऑफ द थाई, अपने सारे जो है ना वो टांग की थाई जो है ना इसके ऊपर हाथ लगाओ। ठीक है, तो थाई का जो है ना वो इंटीरियर पोर्शन, वहाँ से आप काट सकते हैं। मैं दिखा नहीं सकता यहाँ पे पिक्चर, क्योंकि यहाँ पे फिर वो खून खराबा वाली चीज़ें नहीं दिखानी होती। ठीक है, फिर आप क्या है, आर्म, बाजू से। ठीक है, फिर हमने बटक्स, ठीक है, उसकी जो पीठ है वहाँ से, तो ये यहाँ से हमने स्प्लिट वाले जो है ना चीज़ें उठा लेनी होनी है। जहाँ से लिया है वहाँ का डर्मस जो है ना, देखो अगर सपोज करें मैंने आर्म से लिया या मैंने अपनी थाई से लिया, तो वहाँ पे क्या होगा, दोबारा से 2 हफ्ते जो है ना लगते हैं, 2 वीक्स, उसके बाद वो दोबारा सारी की सारी डिवेल्प हो जाती है। तो 2 वीक्स के अंदर अंदर जो है ना वो 2 to 3 वीक्स के अंदर वो डिवेल्प हो जाती है। ठीक है, मरीज़ की जिस एरिया पे लगाना है, सपोज यहाँ पे मैंने अब लगाना ना, तो क्या ऐसे ही रख दूँगा, नहीं, ऐसे नहीं रखना, उसको साथ में हमने सूचरिंग करनी होती है। ठीक है, यहाँ पे सूचर लगानी है और स्टेपलिंग होती है, स्टेपल लगा देनी होती है। स्टेपल ये सूचरिंग करके ऊपर मैं पट्टी लगा दूंगा, बैंडेज लगा दूंगा। ठीक है, तो वहाँ पे स्टेपल लगा देना है या सूचर लगा के उसके ऊपर जो है ना वो बैंडेज जो है ना वो लगा देनी होती है। ठीक है, तो एरिया शुड बी, और जिस एरिया पे मैं लगा रहा हूँ वो अच्छा वेस्कुलराइज हो, वहाँ ब्लड सप्लाई अच्छी आ रही है ना, वो पहले नेक्रोस हो। ठीक है, तो गुड वेस्कुलर सप्लाई जो है ना वो आपने वहाँ पे लाजमी देख लेनी है। ठीक है, तो लगाने से पहले हमने क्या करना है, कल्चर कर लेना है उस एरिया का, यहाँ पे कल्चर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास MCQ होता है, ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्टेप्टोकोकस जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो इन्फेक्शन कर सकता है, तो इस वजह से इसको आपने कर लेना। ठीक है, अब जो ग्राफ लेना है उसको क्या ऐसे ही यहाँ से उठा के यहाँ पे लगा दूँ, नहीं, उसको पहले एक मशीन होती है जिसे हम कहते हैं मैशर। ठीक है, रिमेंबर हम अभी स्प्लिट को डिस्कशन कर रहे हैं, ये सारी की सारी स्प्लिट की डिस्कशन हो रही है। ठीक है, तो हम उसको एक मशीन होती है जिसे हम कहते हैं, इसको थोड़ा जूम आउट करो ना यार। ठीक है, इसको हम कहते हैं मैशर के अंदर से जो है ना वो हमने गुजारना होता है।
मैशर क्या करता है, अगर ये पूरी स्किन है तो इसके अंदर छोटे छोटे मछली की तरह जो है ना वो होल कर देगा, ठीक है, जो कि इजीली फिर बाद में लगाने में भी आसानी है, सुराख कर देगा ताकि यहाँ से खून हल्का हल्का निकल जाए जो भी है। और ये एक तो मैशर से ये होता है कि वो चिपटी स्किन जो है एक लंबी सारी हो जाती है, तो सरफेस एरिया जो है ना मैशर उसका बढ़ा देता है ताकि ईजिली हम बड़ी सरफेस के ऊपर कर देंगे, ठीक है। लेकिन इसका जो स्प्लिट थिकनेस वाली ये कभी भी एक्ट्रेस ये वाली पर नहीं लेते थे। क्यों? इसका कॉस्मेटिकली जो है ना वो एस्थेटिकली कोई अच्छा इसका जो है ना नहीं है, पता चल जाता है कि यार इसने स्किन का ग्राफ्ट लगाया हुआ है, ठीक है, कोई अच्छी हीलिंग वगैरह नहीं देखी गई, ठीक है। वहाँ पे बाद में हाइपरट्रॉफिक स्कारिंग सी एक बन जाती है जो कि एक बुरी सी लगती है, तो बड़ा साइज़ है, ठीक है, और ब्लड सप्लाई भी थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ होती है, इस वजह से मालूम करती हैं। फुल थिकनेस जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ कहाँ से आप ले सकती है, एक तो पोस्ट एरिकुलर एरिया, कान के पीछे सारे हाथ लगाओ, ठीक है, पोस्ट एरिकुलर एरिया से हम ले सकते हैं, अभी मैं बुक से दिखाता हूँ, परेशान नहीं होना। फिर आर्म, फोर आर्म से, ठीक है, आर्म प्लस फोर आर्म, उसके साथ हमने सुपरा क्लेविकुलर रीजन से हमने लेनी है, ठीक है, सुपरा क्लेविकुलर रीजन से जो है ना वो आपने उठा लेनी है। तो ये आपका मेरी जान हो गया फुल थिकनेस ग्राफ्ट में, ठीक है। लेने से पहले वही बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस देख लो, ठीक है, उसको मैशर से गुजार लो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 लेयर्स हमने निकाली हैं इसके अंदर, एपिडर्मस, डर्मस और हमने सबकुटेनियस स्टेज में से हाइपोडर्मस भी, तीनों लेयर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ से अगर मैं फुल थिकनेस निकालूंगा तो यहाँ पे भी एक गड़ा बन गया है, ठीक है। तो हम छोटे छोटे पीसीज जो है ना वो उठा के लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा पीस यहाँ से फुल थिकनेस का उठाऊँ, थोड़ा सा यहाँ से, क्या कि वो ईजिली वो जो है ना रिपेयर हो जाए, वरना एक ही जगह से ज़्यादा उठाएंगे तो वो मसला बन जाएगा। और ये एस्थेटिकली जो है ना वो अच्छा होता है, ठीक है, और इसके अंदर कोई भी स्कारिंग वगैरह हमें नहीं मिलती। तो हमने उसका जो कान है ना उसके पीछे से उतारते हैं ताकि अगर ज़ख्म भी हो भी जाए ना तो उसके बाल, लड़की के बाल आगे आ जाएँ उसके, वो पता नहीं चले, ठीक है। तो ये फुल थिकनेस के अंदर होती है। फिर हमने डिस्कशन की है जी कंपोसाइट ग्राफ की, एस टी अब इसके बारे में तो समझ आ गई होगी। कंपोसाइट ग्राफ में क्या होता है, एक से ज़ायद हमने अगर ग्राफ्ट लिया हुआ है, मतलब हमने स्किन से भी ले लिया, कार्टिलेज से भी ले लिया और पिना से भी ले लिया, तो तीनों को मिला के हमने एक ग्राफ्ट बनाना है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कंपोसाइट, कंबाइन कर दिए स्किन से, कार्टिलेज से और हमने जो है ना वो पिना से, ये 3 एरिया से उठा के आपने ग्राफ्ट अगर बनाया तो इसे कंपोसाइट कहते हैं। नर्व ग्राफ्ट में मोस्टली जो है ना वो आप सूरल नर्व, जो टांग होती है ना आपके जो फीट है वहाँ पे सूरल नर्व एक होती है छोटी सी, वहाँ से मोस्टली ग्राफ्ट ले, जिसका इतना ज़्यादा काम नहीं है। टेंडन के लिए वो कह रहा है हमने पामेरस लॉन्गस जो है ना, ठीक है, बाजू के ऊपर, उसका हमने ना ग्राफ्ट ले लेना होता है। तो ये हमारे पास है, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि ग्राफ्ट के बारे में ही हमने कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं ग्राफ्ट के अंदर, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर हैं, हो सकता है कि अगर कोई इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, ठीक है, तो लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द ग्राफ्ट, सही से अगर वो लगाए ना, ठीक है, कॉन्टैक्ट का मसला होगा, ठीक है, उसे अच्छे से मैशर्स नहीं गुजारा या उसे अच्छे से नहीं लगाया, तो ये होगा, ठीक है। इसके अलावा हम वहाँ पे कोई फ्लूइड या पास आ गई है, ठीक है, या वहाँ पे कुछ जो है ना वो कह लो कि बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, इन्फेक्शन हमारे पास आ जाए, ग्राफ्ट जो है ना वो अनसूटेबल बेस उस जगह पे लगाया है जहाँ पे ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं थी, ठीक है, तो अनसूटेबल जो प्लेस है ना वहाँ पे लगाने से भी हमारे पास मसला बन जाया करता है। फिर कुछ इसके जो है ना हो सकता है पेशेंट को डायबिटीज़ हो, शुगर हो, ठीक है, या फिर उसको कोई भी इस तरह का हाइपरट्रॉफिक मसला हो, तो इसके अंदर जो है ना हाइपरटेंशन का मसला, तो इसके अंदर भी हमारे पास ग्राफ्ट जो है ना वो कभी कभी सक्सेसफुल नहीं भी होते। ईजी हो गया। अब जो है ना वो कह रहा है कि जब ग्राफ्ट लग गया इसके सर्वाइवल के कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से कोई ब्लड सप्लाई नहीं ली, ठीक है, सिर्फ ऊपर से स्किन और आधा जो है ना वो स्प्लिट स्किन उठाई थी, नीचे से ब्लड सप्लाई बिल्कुल नीचे ही थी, इसकी ब्लड सप्लाई नहीं ली। तो यहाँ पे हमने जिस जगह पे लगाई है उस जगह की ब्लड सप्लाई अच्छी है, लेकिन वहाँ पे हमने कोई इनास्टमोसिस तो नहीं बनाया, तो फिर वहाँ पे ब्लड कैसे पहुँच जाएगा ग्राफ्ट के ऊपर। तो वो कह रहा है ब्लड जो है ना मेरी जान, वो एक तो होता है, आपने पढ़ा होगा इम्बाइबेशन, ठीक है, इम्बाइबेशन मतलब डिफ्यूजन के अमल के ज़रिए पानी लो हाई एरिया से लो एरिया में, तो नीचे ब्लड सप्लाई हाई है ऊपर लो है, तो नीचे से ऊपर जो है ना इम्बाइब कर देगा, तो इम्बाइबेशन के ज़रिए जो है ना वो फ्लूइड ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा। नंबर 2 पे हमारे पास क्या होता है, इनॉक्यूलेशन, मतलब 48 घंटे के बाद बॉडी सिग्नल देगी, ठीक है, कि यहाँ पे
वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर VEGF, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर बनाओ जो कि अपनी खुद की वेसल बनाएगी, फाइन रेटिकुलर वेसल जो है ना वो बनना शुरू हो जाएगी, इसे हम कहते हैं इनोकुलेशन। ठीक है, वो होगा और इससे वेस्कुलरिटी जो है ना वो हमारे पास इस्टेब्लिश्ड हो जाएगी, वेस्कुलरिटी हमारे पास इस्टेब्लिश होगी। नंबर थर्ड पे हमारे पास क्या है जी, इम्बाइबेशन, इनोकुलेशन, और नंबर थर्ड पे मैचुरेशन। अब जो वेसल बनी है, कैपिलरी बेड बना है, वो मैच्योर हो जाएगा तो वहाँ पे मैचुरेशन उसकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और जो मार्जिन है वो फ्लूइड, वहाँ पे कोलेजन जो है ना वो सारे का सारा आना शुरू हो जाएगा और वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है जी ग्राफ्ट के बारे में इतनी ब्रीफ सी डिस्कशन। अभी मैं बता देता हूँ मैंने जो जो चीज़ें पढ़ाई हैं आपको। ये ग्राफ्ट के मैंने बताया है कि हमारे पास जो है ना रिमूव्ड कम्प्लीटली फ्रॉम वन साइड ऑफ बॉडी और अप्लाइड टू एन अदर साइड, यहाँ जहाँ से सेपरेट करते हैं वहाँ से ब्लड सप्लाई हम नहीं लेते। ठीक है, और जहाँ पे हमने लगाना है वहाँ भी वेस्कुलर सप्लाई अच्छी हो, जहाँ से उतारा है वहाँ की ब्लड सप्लाई हमने नहीं लेनी, जहाँ पे लगाया है उसकी ब्लड सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी ब्लड सप्लाई। ठीक है, अब ग्राफ्ट वो कह रहा है हमारी स्किन हो सकती है, हमारी हड्डियाँ हो सकती हैं, ठीक है, हमारा जो है ना वो कोई कार्टिलेज हो सकती है, ये विसराद हो सकते हैं। ऑटोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट। ऑटो मतलब मैंने अपनी ही स्किन से एक जगह से उठाया दूसरी पे ले गया। एलोग्राफ्ट मैंने अपनी जो है ना भाई का ले लिया, अपनी बहन से ले लिया, या अपने किसी बाप से ले लिया, अपनी माँ से ले लिया। एलोग्राफ्ट सेम इंडिविजुअल स्पीशीज, जिस तरह किडनी हो गया या लीवर हम करते हैं ना ग्राफ्टिंग, वो। जीनोग्राफ्ट मैं मछली से ले लूँ, बंदर से ले लूँ, या किसी और से ले लूँ। आइसोग्राफ्ट अगर मेरा कोई ट्विन भाई है तो मैं उससे लूँगा तो उसे हम आइसोग्राफ्ट कहेंगे, ऑटो नहीं कहेंगे उसको। ठीक है, फिर स्किन ग्राफ्ट में हमारे पास क्या था कि हमारे पास फुल है और स्प्लिट है। ठीक है, फुल के बारे में वो कह रहे। ठीक है, स्प्लिट के अंदर क्या होता है, एपिडर्मस और पार्ट ऑफ द डर्मस लेना। फुल के अंदर हमने डर्मस, एपिडर्मस और सबकुटेनियस टिश्यू, मतलब 3 लेयर हमने फुल के अंदर लगानी है। ठीक है, बाकी वो कह रहा है बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस हमने उसका लाजमी देख लेना। एंटीबायोटिक अगर है तो एंटीबायोटिक पहले दो, वरना ग्राफ्ट जो है ना वो लॉस हो जाएगा। फिर स्प्लिट थिकनेस में वो कह रहा है इंटायर एपिडर्मस और डर्मल का कुछ पार्ट, स्पेशल नाइफ होता है जिसे हम्बीज नाइफ कहते हैं। ठीक है, और ये आपको नाइफ वो नज़र आ रहा है, ये वाला हम्बीज नाइफ आपको वो दिखा रहा है। और यहाँ पे वो देखो कि जो है ना ऊपर से हम्बीज नाइफ के ज़रिए एंटीरियर पार्ट ऑफ द थाई से जो है ना वो ले रहा है। तो मैंने यहाँ पे बताया है कि हमने जो एंटीरियर पार्ट ऑफ द थाई है ना वहाँ से हमने स्प्लिट वाला लेना होता है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि अब फिर उसके बाद जो है ना ये हमने 0.25 mm का लेना है। आम बटक से भी ले सकते हैं, न्यू एपिथीलियम जो है ना वो बनती हैं। ठीक है, बाकी कहता है 2 हफ्ते के बाद उसी जगह से आप दोबारा भी ले सकते हैं क्योंकि वहाँ पे हीलिंग हो जाती है। मैशर से उसे गुजारना होता है। आपको ये मैशर दिखा रहा हूँ, ये मशीन होती है, इसके अंदर से घुमा के गुजारते हैं। तो यहाँ पे इसको छोटी छोटी ये जाली सी एक बन रही है, या शायद आपको नज़र आ रही हो कैमरे में। ठीक है, तो उसके बाद ये हम इस तरह जो है ना इसकी सूचरिंग साइडों से करके स्टेपलिंग कर देते हैं। ठीक है, सिंपल रख के नहीं देना, तो उसको प्रॉपर लगा के ऊपर देखो इसके अंदर कितने सुराख है मछली की तरह। ठीक है, तो वो इसमें वो हो गया। ये एक तो मैशर से गुजारने में सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है और हीमाटोमा वगैरह वो होल से रिमूव हो जाता है। ठीक है, बाकी स्टेपलर करना है, स्किन सूचर लगा के ड्रेसिंग कर देनी है। और इसको हाँ ये एक MCQ है कि इसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हम स्टोर कर सकते हैं। मतलब अगर मैं कहता हूँ आज मैंने ग्राफ्ट नहीं लगाना किसी भी वजह से, मैंने बाहर जाना है, तो 3 से 4 हफ्ते के लिए इसको स्टोर कर लो तो वो 4 डिग्री के ऊपर स्टोर कर सकते हैं आप। ठीक है, इम्प्रॉपर बाउंड पर कार्टिलेज, टेंडन, नर्व वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, बाकी फुल थिकनेस में मुझे ये एपिडर्मस और फुल थिकनेस में स्वेट ग्लैंड, ये गुड कॉस्मेटिक रिजल्ट होते हैं। फिर फुल थिकनेस में कान के पीछे से, क्लेविकल के ऊपर से, आर्म और फोर आर्म से, मैंने यही बात की है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैंने कहा पोस्ट कान के पीछे हाथ लगाना फुल थिकनेस, ताकि अगर वहाँ पे गड़ा बांध भी जाए तो बाल उसके आगे आ जाए। ठीक है, तो इसमें यही है। इसके अलावा कंपोसाइड के अंदर वो कह रहा है कि हमारे ये देखो ये फुल थिकनेस है। कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे कोई इस ऐसा सच नहीं है कि ये देखो ये कितना भेड़ा सा है, ये फुल थिकनेस कॉस्मेटिकली अच्छा है। ठीक है, तो ये एक्ट्रेस ये वाला मोस्टली लगवाते हैं। कंपोसाइड में हमने एक सिंगल मोर देन वन सिंगल टिश्यू, मतलब हमने नेज़ल एला से ले लिया, पिन्ना से ले लिया, कार्टिलेज और स्किन से लेके 3। सूरल नर्व से ग्राफ्ट ले सकते हैं, पामेरस लोंगस PL से, PMLN से है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तो उससे याद कर लो कि PL जो है ना वो हमारे फैक्टर क्या हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं इसके सर्वाइवल को। लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं ठीक हुआ, फ्लूइड वहाँ से, हेमाटोमा वैस्कुलर इन्फेक्टेड वाउंड है, ग्राफ्टिंग कार्टिलेज सिस्टमिक फ्रैक्चर हो गया। यहाँ पे उसने डिफरेंशिएशन दिया हुआ है स्प्लिट में और फुल में। स्प्लिट में हमने पार्ट ऑफ डर्मस लेना है, इसमें आल डर्मस ले लेनी है, थाई एब्डोमेन और अब यहाँ पे कान के पीछे से ले लेना है। रीएपैथलाइजेशन हो सकती है, यहाँ पे प्राइमरी क्लोजर हमने करना होता है। 15 दिन 2 हफ्ते बाद यहाँ से दोबारा ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई हार्वेस्टिंग नहीं होती, ईजियर है ये थोड़ा ग्राफ्ट सर्वाइवल में। ये एस्थेटिकली अच्छा नहीं है, ये फुल थिकनेस वाला ये ना एस्थेटिकली अच्छा होता है। गुड ग्राफ्ट कैन रिकवर लार्ज एरिया, ये हमारे पास रेजिस्ट करता है कॉन्ट्रैक्चर के ऊपर। बाकी ये लार्ज सरफेस यहाँ पे ये हम फेस के ऊपर मोस्टली जो है ना फुल थिकनेस हम करने होते हैं।
अब वो कहता है किस तरह सर्वाइव करते हैं। ब्लड सप्लाई जो है ना डोनर की वो कैसे आती है, तो इम्बाइबेशन, इनॉस्कुलेशन और रीवैस्कुलराइजेशन, ठीक है। INOSCL ये स्पेलिंग देख लो, 3 है। इम्बाइबेशन IIV, ठीक है, IIR, इनॉकुलेशन, इन ऑस्कुलेशन, इम्बाइबेशन, इनॉस्कुलेशन और रिवस्कुलराइजेशन हो गया, ठीक है। वहाँ पे इम्बाइबेशन में वही है, डिफ्यूजन के जरिए जो सारा ब्लड ऊपर जाता है, ग्राफ्ट गेन कर लेता है, ठीक है। उसके बाद इनॉकुलेशन में वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर फिब्रिन आता है, वो क्लॉट बनाता है, ऊपर चैनल बनते हैं, स्किन ग्राफ्ट बन जाते हैं। रिवस्कुलराइजेशन में क्या है, वो हमारे पास वेसल में डेवलप हो जाता है। अब हमारे पास आ गया जी ग्राफ्ट की के बाद फ्लैप की बारी। फ्लैप में हमने क्या लेना है, जो एरिया लेना है उसकी ब्लड सप्लाई भी, एफ से फ्लैप, एफ से हमारे पास क्या होता है, फक ऑफ, ड्यूरिंग फक ऑफ खून निकल आया, ठीक है। तो जहाँ से लेना वहाँ से खून भी आपने निकालना है, ठीक है। तो मतलब उसको ओन ब्लड सप्लाई जो है ना वो हमने लाजमी उठानी है वहाँ की, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं आपको डिस्कशन करता हूँ फ्लैप की। फ्लैप में हमने यहाँ पे ब्लड सप्लाई हमने नहीं ली थी ग्राफ्ट में, फ्लैप में हमने ब्लड सप्लाई उसकी लाजमी निकालनी है, ठीक है। वो लेके आएगा, डोनर जहाँ से लेके आए वहाँ पे उसके साथ क्लासिफिकेशन में हमारे पास कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू ब्लड सप्लाई जो है ना वो हमारे पास हो जाते हैं रैंडम पैटर्न हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख लो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लैप अकॉर्डिंग टू ब्लड सप्लाई, रैंडम पैटर्न हो गया, एक्सियल हो गया या फ्री फ्लैप हो सकते हैं, ठीक है। एक्सियल हमने अगर एक्सिस से ग्रोइंग जो है ना वो एक्सिस में आ जाता है ना तो यहाँ से लिया। रैंडम पैटर्न में एडवांसमेंट फ्लैप हो सकता है, रोटेशनल हो सकता है, ट्रांसपोजिशन या जेड प्लास्टी हमारे पास हो सकती है, ठीक है। बाकी वो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस लोकल फ्लैप हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। रैंडम पैटर्न फ्लैप बाकी अकॉर्डिंग टू टिश्यू टाइप स्किन हो सकता है, मसल से ले सकते हैं या कंपोसाइड मतलब मिक्स करके हम उसको ला सकते हैं, ईजी हो गया। तो रैंडम के अंदर वो कह रहा है कि हमारे रेक्टेंगुलर बेरिंग जो एरिया है ना वहाँ से हमने जो है ना ट्रांसफ़र करना होता है। अब देखो रैंडम में हमारे पास सबसे पहले एडवांसमेंट फ्लैप, इसके अंदर लोकल फ्लैप इज स्ट्रेच फॉरवर्ड टू कवर एंड एडजेसेंट डिफेक्ट। यहाँ पे देखो एडवांसमेंट में क्या करना है, ये अगर सपोज करें ये हमारे पास वाउंड है, ठीक है, ये हमारे पास सारा है, तो हम इसकी साइड वाली स्किन को चादर की तरह, ये देखो ना चादर की तरह उठाई है और इसके ऊपर ला के हमने स्टिचिंग कर दिया। फ्लैप इज एडवांस टू दी फिल द स्किन डिफेक्ट, नाम में ही काम है। जहाँ पे स्किन है वहाँ पीछे वाली को एज अ चादर जो है ना एज अ कंबल उसके ऊपर ला के रख के उसको खींच कूच के खा लेना। रोटेशनल में क्या करना है, ये सपोज करिए ये हमारा जख्म है ट्रायंगुलर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो साइड वाली स्किन है यहाँ पे कट लगाएंगे, इसको उखाड़ेंगे, यहाँ से हल्का सा कट लगाएंगे, इसको यूं पकड़ के यूं ले आएंगे, तो यहाँ से यूं करके यहाँ पे पहले स्टिच लगाएंगे, फिर इसको खींच के जो है ना इसका पहले वाला फ्लैब उसको वहीं पे कवर कर देंगे। ये हमारे पास रोटेशन मतलब ये गोल घूम रहा है ना 180 डिग्री के ऊपर, ठीक है। मतलब 180 यूं ही होता है ना, अगर आप प्रकार से आप लगाते तो 180 इतना होता है, तो 180 डिग्री के ऊपर जो है ना आप देख लो आपको बन रहा है, ठीक है। इसके हम रोटेशनल कहते हैं। ट्रांसपोजिशन में क्या है, क्वाड्रेंगुलर पीस ऑफ द स्किन हिंज लेटरली टू कवर द एडजेसेंट एरिया रिड्यूस द डिसफिगरमेंट। देखो अगर यहाँ पे कोई इसका आँख के नीचे जख्म है तो अगर यहीं पे हम इसके ऊपर फ्लैप या ग्राफ्ट लगा देंगे, फ्लैप लगा देंगे, तो ये क्या होगा, उसकी आँख चिपकने में मसला होगा, उसको कोई वजन फील होगा। हम क्या करते हैं पहले उस एरिया को यहाँ से रिमूव करते हैं, ठीक है। उसके बिल्कुल नीचे एक और जो स्किन है उसको कट लगाते हैं। ये वाला जो पुराना है उसका स्कार है उसको रिमूव किया, साइड वाली स्किन को काटा, ठीक है, ताकि उसकी जो आँख है उसकी मूवमेंट ख़राब ना हो। उसके बाद लेटरल स्किन फोल्ड को हम रेज़ करते हैं, लेटरल वाली इसको हमने रेज़ कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, फर्दर डाइसेक्शन ऑफ द फ्लैप कर दिया, उसको आपस में खोल के एक खूबसूरत सी जो है ना हमने वो कह रहा कि उसको रोटेट किया, बेंथ दी आईलेट, आईलेट के बिल्कुल नीचे साइड से उठा के, ये वाली जो हमने उठाई हुई है ना, ठीक है, इसको हम यहाँ से यूं ले गए थे, इसको फिर आगे से यूं लेके आना है, दरमियान में ला के इसकी यहाँ पे देखो कितनी प्यारी सूचनिंग उसने कर दी है। इससे ये होगा कि उसकी आँख की मूवमेंट भी बिल्कुल ठीक रहेगी, उसको कोई वजन भी फील नहीं होगा और उसे ये भी नहीं फील होगा कि यार मेरा कुछ लगा हुआ है, ठीक है। ये स्टेप 4 स्टेप के अंदर जो है ना वो उसने किया हुआ है। बाकी है जी जेड प्लास्टी। जेड प्लास्टी में हमने क्या करना है, स्किन फ्लैप्स और इंटरजेल लेंथनिंग ऑफ द टिश्यू होती है। अब जेड प्लास्टी में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, यहाँ पे उसने ये जेड प्लास्टी दी हुई है, ये भी हमारे पास है रैंडम पैटर्न के अंदर आती है ना। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, दीज फ्लैप्स हैव एटलीस्ट वन स्पेसिफिक डायरेक्ट क्यूटेनियस आर्टरी। एक्सियल के अंदर हमने एक क्यूटेनियस आर्टरी लेनी है, ये देखो ये एक्सटर्नल इलिक या इंटरनल इलिक, तो इसके अंदर हमने एक पूरी आर्टरी वहाँ की उसको कुछ देर के लिए, सपोज मैंने बाजू में फ्लैप लगाना है ना जेड प्लास्टिक करनी, तो बाजू को अब मैं ग्रोइन के साथ जोड़ दूंगा थोड़े महीने 2 के लिए। अब मेरा बाजू यहीं पे इसकी जो है ना अपनी ही ग्रोइन के साथ जुड़ा रहेगा। जब ये वाला एरिया अपनी ब्लड वेसल बना लेगा तो फिर हम यहाँ से काट के उसको अलग कर लेंगे। तो ये हमारे पास होता है जेड। सबसे पहले आपने मार्किंग करनी है, ये देखो यार ज़्यादा मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि ये वीडियो पहले भी रिस्ट्रिक्ट हो गई है मेरी, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से उसने आर्टरी को जो है ना वो उखाड़ कर स्किन को फ्लैप को उठाया, जेड प्लास्टिक देखो,
ठीक है। यहाँ से उसकी एक वेसल निकाली। अब इसके हाथ के ऊपर ये सारे का सारा जो है ना ज़ख़म था, ठीक है। अब हमने ये इस हाथ को इस ब्लड सप्लाई के साथ जो है ना वो जोड़ देना है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से उसकी जो है ना वो ब्लड सप्लाई ला के ये जो आर्टरी थी इसको अब हाथ के अंदर जो है ना वो ला के छोड़ देना है और हाथ को यहाँ पक्का पक्का फिक्स कर देना है फिर 2-3 माह के लिए, ठीक है। अब ये इसी तरह अपने हाथ को रखेगा, मरीज़ उतनी देर रिकवरी करेगा। बाकी ये सूचरिंग हमने कर दी है। जब ये जो है ना पूरा बिल्कुल ठीक होगा, हमें पता चल गया अब इसने जो है ना अपनी ब्लड सप्लाई हार्म के साथ भी कनेक्ट कर ली है, तो फिर हम यहाँ से इसको पकड़ के काट देंगे, ठीक है। तो ये वाली अलहदा और उसका हाथ अब बिल्कुल फ्री है। ये देखो कितना प्यारा जो है ना वो फाइनल शेप वाउंड की बन गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाती है कि 3 से 4 हफ्ते जो है ना वो ग्रोइन के साथ फिक्स रहता है हाथ, इस तरह 3 से 4 हफ्ते, ठीक है। उसके बाद जो है ना हम जब पता चल जाए कि उसकी जो है ना वो अपनी ब्लड सप्लाई जो है रेसिपिएंट एरिया की वो डेवलप हो गई है, तो हम उसकी सपोर्ट को काट देते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, बेटर फंक्शनल है, कॉस्मेटिकली अच्छा है, हेयर ग्रोथ भी हो जाए, स्वेटिंग हर चीज़ आ जाती है बंदे के अंदर। फिर अच्छा उसके बाद फ्री फ्लैप में क्या होता है, डीटैच कम्प्लीटली फ्राम डोनर साइड विद सप्लाइंग आर्टरी एंड ड्रेनिंग वेन। इसके अंदर हमने क्या किया था कि वहीं पे वो आर्टरी रही थी, हमने पार्ट को लिया था, यहाँ पे अब आर्टरी भी उठा लेनी है, वेन भी उठा लेनी है, उसको अनास्टमोस कर देना है। वेस्कुलर सर्जन को बुलाते हैं, हायर स्किल जिसकी होती है, तो पूरी की पूरी वहाँ पे अनास्टमोसिस करना है। एबल टू गेट बेस्ट टिश्यू हम एक तो ले लेते हैं, ठीक है। नेसेसरी मिनिमाइज डोनर साइड मोर्बिडिटी। डिसएडवांटेज क्या है, इसकी फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, थ्रोम्बोसिस हो सकता है और वो फेलियर में जा सकता है, कॉस्ट में टाइम कंज्यूमिंग का काम है। टिश्यू टॉपिंग में स्किन फ्लैप हो सकता है, मसल से हम ले सकते हैं, कंपोसाइड मिला के हम ले सकते हैं, ठीक है। तो यही है कि स्किन के अंदर वो कह रहा है कि हमने जो है ना वो एट वन साइड जो है ना स्किन के लेके उसकी डोनर सप्लाई को, मसल फ्लैप में हमने जो है ना वो प्रोवाइड करना है वेल वेस लेटिस्मस डॉर्साई फ्लैप जो है ना, अगर किसी का ब्रेस्ट रिमूव किया है तो हम ब्रेस्ट की जगह कुछ तो फिल करना है, तो इसका जो कमर का लेटिस्मस डॉर्साई है ना वो हम मोस्टली लेते हैं ब्रेस्ट के लिए। तो लेटिस्मस डॉर्साई जो है ना वो ब्रेस्ट के से लिए हमने, तो ब्रेस्ट के ऊपर आपने एल लगा देना, ठीक है। ये उसके ब्रेस्ट है ना, तो इसके ऊपर आपने क्या करना है एल, समझने वाली समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। बाकी वो कह रहा है कि हमने जो है ना कंपोसाइड के लिए फेसिकुलो क्यूटेनियस फ्लैप देना है, ठीक है। बाकी पोस्ट ऑपरेटिव केयर में कह रहा है लेटरल आर्टीरियल फ्लो लीड टू पेल कोल्ड है, फ्लैसिड टिश्यू है, बाकी पुअर एनाटोमिकल है, टाइट ड्रेसिंग है, हाइड्रेटेड वेट रखना है, हाइपरडायनेमिक सर्कुलेशन गर्म कंट्रोल एनाल्जेसिक, उसका दर्द ना हो जाए एनाल्जेसिक। दैट्स ऑल अबाउट प्लास्टिक, ठीक है। होपफुली मैं अच्छे से समझा पाया हूँगा, ठीक है। तो हमारे पास ये ग्रोइन फ्लैप जो है ना वो वहाँ पे हमने एक जो आर्टरी लेनी है ना वो हमारे पास होती है यहाँ पे जो एक इसने लिखी हुई है ना ये वाली, ठीक है। एक्सियल फ्लैप यहाँ पे कंपोसाइड मसल, और ये एक इसमें होती है ग्रोइन, मतलब कि जो एक्सियल पैटर्न के अंदर आती है यहाँ पे, ठीक है। डिस्टल फ्लैप में हमारा ग्रोइन फ्लैप, इसके अंदर हम कौन सी आर्टरी लेते हैं वो है सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलिक आर्टरी जो है ना वो हमने लेनी होती है। बस ये बात याद रखनी है, ठीक है। इसको हमारे पास ये दैट्स ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी आल्सो योर पीशियस पीरियड, होपफुली कुछ ना कुछ आया होगा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे जो है ना वो ये कौन सा नाइफ़ है, हम्बीज़ नाइफ, हबी से याद कर लेना, हम्बीज़ नाइफ है। यहाँ पे ये देखो इसके अंदर फिर ये इसको अब फ्लैप को डिमोस्टिंग हार्वेस्टिंग ग्राफ्ट पावर डर्माटोम के ऊपर जो है ना वो अब इसको हार्वेस्ट कर रहा है। हार्वेस्ट करने के बाद इस तरह की आपकी जो है ना वो ये हार्वेस्टिंग होगी, साइड में स्टिचिंग करना। थैंक यू। अल्लाहु अकबर। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास कौन सा हो सकता है यार, ये मिट जाए सही। अब अभी मैंने शादी पे भी जाना है, तो ये अब आधे घंटे के अंदर मैंने तैयार होकर अभी जाना है, तो बस अब इसको मैं कैसे मिटाऊँ, किसी के पास आइडिया तो बताओ यार। ओह जनरल सर्जरी में प्री ऑपरेटिव नेक्स्ट हम कर लें मेरे ख्याल में, पेरी ऑपरेटिव केयर ये हो सकता है हमारा जल्दी। यस, लास्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, अगर वो आपने नहीं देखी तो वो जाके आप देख सकते हैं। वीडियो ख़त्म हो गई है यार, आप छोड़ के जा सकते हैं। मैं जस्ट थैंक यू।